सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो 12th क्लास का जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो ये मैं आपको टिक करवाने वाला हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो है दो पार्ट हैं, एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चार पार्ट है, पहले चार हैं और बाकी के आगे दो जो लेसन है वो कट हैं। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर जो है आपका 4th और 6th चैप्टर जो कट है और जो बाकी जो रह रहे हैं उनके मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाने वाला हूँ। तो ये आप ध्यान से देखिएगा और अपनी बुक जो है वो पास में लेकर बैठिए और साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। 101% गारंटी है कि जो क्वेश्चन है आपको पेपर में इन्हीं में से ही मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रो का है, फर्स्ट चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इस चैप्टर के अंदर आप देखिए, एक तो कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, फर्स्ट नंबर ये कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में एक 5th क्वेश्चन है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था को भेद कीजिए, ये वाला। और एक क्वेश्चन आप कर लीजिए व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ठीक है। 101% पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एग्जाम जो है आपके पेपर में जो है इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद में बात करते हैं कुछ छोटे प्रश्नों में। छोटे प्रश्नों की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र की दोनों शाखाओं के नाम लिखिए, ये वाला प्रश्न आ जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण का, ये मैंने संजीव ली है, संजीव के अन्य महत्वपूर्ण के अति लघु उत्तरात्मक का 8वां प्रश्न है। और इसके बाद में बात करें तो फिर 24वां प्रश्न है एक अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है, 24 नंबर। और फिर 31 नंबर है संसाधन का क्या अभिप्राय है। और फिर एक क्वेश्चन है 32 नंबर बाजार किसे कहते हैं। और इसके बाद में इसके लघुत्तरात्मक है, पेज नंबर 7 है उत्पादन संभावना वक्र का रेखा चित्र बनाइए। और एक इसका 14वां प्रश्न है अर्थशास्त्र क्या है। इसके बाद में आगे चलें तो एक प्रश्न है 19 नंबर अवसर लागत को स्पष्ट कीजिए, अवसर लागत को स्पष्ट कीजिए। और एक इसके अंदर है उत्पादन संभावना वक्र क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये प्रश्न है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपने ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए एक तो है आपका उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, पहला प्रश्न है। और बजट रेखा क्या है, एक दूसरा प्रश्न है। इसके बाद में आगे बात करें तो इसके अंदर ये एक 8वां प्रश्न है। इस प्रकार का एक आपके क्वेश्चन आ सकता है, सवाल जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से। और एक 10वां प्रश्न है एक दिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद में हम आगे बात करें तो दो प्रश्न आपके ये हैं, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं और निम्न स्तरीय वस्तु से आप क्या समझते हैं, यानी कि 17वां और 18वां प्रश्न। इसके बाद में अगर हम बात करें छोटे प्रश्नों में तो ये अन्य महत्वपूर्ण है, 28 नंबर पेज है। तो एक प्रश्न आप तैयार कीजिए, मांग फलन क्या है, मांग फलन क्या है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। और इसके बाद में ये थोड़े से छोटे छोटे प्रश्न है जो आपको एबेस अध्याय में या एक नंबर वाले या आधे नंबर के जो भी आएंगे आपके उनमें आपको मिलेंगे। 13 नंबर 14 नंबर 15 16 17 नंबर प्रश्न। एक दिष्ट अधिमान वक्र का ढाल कैसा होता है, दो वस्तुओं के नाम बताइए जो एक दूसरे की पूरक हो, यानी कि पूरक वस्तुओं के उदाहरण, स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण, निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण। ये उदाहरण आपने तैयार कर लेने हैं। इसके बाद में एक प्रश्न है इधर 21 नंबर मांग फलन का समीकरण। और एक 22 नंबर है मांग वक्र किसे कहते हैं। ये प्रश्न आपने तैयार करने हैं 2nd लेसन के अंदर। आगे इसमें बात करें तो बजट रेखा के ढाल का सूत्र
बजट रेखा की ढाल का सूत्र, और एक इसके अंदर मांग की लोच ज्ञात करने का सूत्र, मांग की लोच ज्ञात करने का सूत्र। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें लघुत्तरात्मक प्रश्नों में, तो मांग की लोच और कुल उपयोगिता, पहला और दूसरा, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, और पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण की सहायता से समझाइए, ये प्रश्न हो जाएंगे। और एक आपका प्रश्न हो जाएगा मांग का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इसके बाद में आगे बात करें तो प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं और कीमत प्रभाव किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड नंबर लेसन से। मुश्किल से एक लेसन में से 10 या 12 क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन मुश्किल से निकल के आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। वैसे बहुत ज़्यादा प्रश्न है, 100 प्रश्न दे रखे हैं, 100 से भी ज़्यादा है। अब इसके अंदर अगर क्वेश्चन की बात करें, सवालों की बात करें, तो पेज नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 66 और ये 67, 67 नंबर। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये प्रश्न आपने जरूर तैयार करने हैं। सामान्य वस्तु निम्न वस्तु में अंतर बताइए, स्थानापन्न वस्तु पूरक वस्तु में अंतर बताइए। और ये आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मांग वक्र के शिफ्ट को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और इसके बाद में बात करें आगे, तो एक ये क्वेश्चन फिर है 95 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये होने पर उसकी 50 इकाइयाँ, यदि उस वस्तु की कीमत बढ़कर 25 रुपये हो जाती है तो मांग घटकर 40 हो जाती है, तो मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपने करना है। इसके बाद में आगे बात करें तो इस लेसन में से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे मेरे को, उनके मैं टिक करवा रहा हूँ, और एग्ज़ाम में आपके वही क्वेश्चन आएंगे, 101% आएंगे। और एक प्रश्न है ये वाला 62 नंबर पेज पे है, तो अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो पीछे वाले आधे क्वेश्चन आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे। 15 नंबर प्रश्न है, मांग की लोच का अर्थ समझाइए, मांग की लोच के विभिन्न प्रकार बताइए। और एक 16 नंबर प्रश्न है, ये 2 प्रश्न आप तैयार कीजिए। इसके बाद में बात करते हैं आगे, लेसन नंबर 3 है उत्पादन तथा लागत। इसमें से देखिए पहला प्रश्न जो है, उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए, पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके बाद में बात करते हैं, छोटे प्रश्नों में आ जाते हैं अन्य महत्वपूर्ण में। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक का, पेज नंबर 81, कौन सा लागत वक्र आयताकार अति प्रबल्य आकृति का होता है, ये वाला प्रश्न पहला। दीर्घकाल से क्या तात्पर्य है, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न अल्पकाल से क्या आशय है, फिर उत्पादन फलन क्या है, चौथा प्रश्न। और पांचवा उत्पादन कारक का आशय क्या है, छठा प्रश्न अर्थशास्त्र में लागत क्या अर्थ है। और आठवां स्थिर लागत से क्या समझते हैं, परिवर्तनशील लागत से आप क्या समझते हैं। और सीमांत उत्पाद की आकृति किस प्रकार की होती है, कोब डगलस उत्पादन फलन समीकरण लिखिए। और रेखा चित्र में समोत्पत्ति वक्र को दर्शाइए, ये 20वां प्रश्न। ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों में। तो लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आप ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, ये वैसे रिपीट हो गए हैं अल्पकाल दीर्घकाल वाले। इसमें देखिए पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, तो इसी के अंदर स्थिर पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं, वर्धमान कौन से होते हैं, और ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल कौन से होते हैं, ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें और कौन से क्वेश्चन है जो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आपने एक तालिका है, तालिका भी आपने तैयार करनी है। ये 2 तालिकाएं हैं, 50 नंबर प्रश्न है 90 नंबर पेज पे, और एक 53 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, आगे और देखते हैं कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रश्न आपने जरूर तैयार करना है, एक फर्म की अल्पकालीन लागत की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। इसमें से आपके छोटे प्रश्न भी आएंगे, बड़े प्रश्न भी आएंगे, तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कीजिएगा। इसके जो वक्र हैं, वक्र भी आपने तैयार करने हैं, जैसे ये कुल लागत वक्र है, कुल स्थिर लागत वक्र हो गया, ये MC, AC, ABC, AFC हो गए, ये वाले आपने वक्र भी तैयार करने हैं। और इनकी एक जो है ये सारणी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक सारणी तैयार कर लीजिएगा।
इसके बाद में माइक्रो का अंतिम चैप्टर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो इसमें जो है 3rd नंबर क्वेश्चन है कीमत रेखा क्या है। कीमत रेखा क्या है 3rd नंबर क्वेश्चन, इसका आप तैयार कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है 123 नंबर पेज पे, ये 26 नंबर और 27 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। अगर बात करें छोटे प्रश्नों में, छोटे प्रश्नों की अगर बात करें तो साम्य कीमत क्या होती है, आगम क्या होती है, पूर्ति से क्या आशय है, बाजार पूर्ति क्या है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां प्रश्न। और इसके बाद में 14वां प्रश्न, औसत स्वयं प्राप्ति ज्ञात करने का सूत्र, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां ये प्रश्न। और बात करें सामान्य लाभ क्या होता है, अधिसामान्य लाभ क्या होता है, लाभ अलाभ बिंदु किसे कहते हैं, और ये अवसर लागत, ये रिपीट हो गया प्रश्न। तो इसके ये प्रश्न आपने तैयार करने हैं। इसके बाद में बात करें कुछ और क्वेश्चनों की, तो पूर्ति का नियम क्या है, बाजार पूर्ति ये पीछे आ चुका है आपके। और इसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्ति में विस्तार को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि, ये दोनों प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में एक ये बड़े प्रश्न में आ जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के साम्य को रेखा चित्रों द्वारा समझाइए, और पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की अल्पकालीन दीर्घकालीन साम्य स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ये 2 प्रश्न आप ये तैयार कर दीजिएगा। इतने क्वेश्चन इसमें से बहुत हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, जो बात करेंगे हम समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। समष्टि अर्थशास्त्र के जो चैप्टर हैं उनके प्रश्न की बात करेंगे। तो पहले चैप्टर में जो आप ये देखो रिपीट हो गया, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ये पहले भी टिक करवाया था, अब भी टिक करवाया है, ये रिपीट हो गया है। इसके बाद में इसलिए हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण के अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। 214 नंबर पेज है इसका। तो इसमें आर्थिक एजेंट क्या होता है, कीन्स की पुस्तक का नाम बताइए, ठीक है। और स्वतंत्र चर किसे कहते हैं, आश्रित चर किसे कहते हैं, स्वयं प्राप्ति क्या है। छोटे प्रश्नों में ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद में आगे बात करें तो नेक्स्ट अगर बात करें इसमें बस इतने ही क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में जो आपने तैयार करने हैं। बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो इसमें जो है आपने स्टॉक एवं प्रवाह में भेद कीजिए, स्टॉक एवं प्रवाह में भेद कीजिए, ये प्रश्न आपने अच्छे से तैयार करना है। और इसके अंदर बात करें हम छोटे प्रश्नों की, तो मूल्य ह्रास क्या है, मूल्य ह्रास से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को स्पष्ट कीजिए, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, और अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा दीजिए, और राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, और एक अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, और ये प्रवाह और स्टॉक, ये तो वहाँ पे आ ही गया प्रश्न। अब बात करें आगे, तो आगे इसमें आपने तैयार करना है हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती है, बचत किसे कहते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपने तैयार करना है कि राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा कौन सी है। इसमें मैं आपको बड़ा क्वेश्चन बताऊंगा, वो तैयार कर लोगे, वही बहुत है। अब बात करते हैं आगे, मूल्य ह्रास से आप क्या समझते हैं, या थोड़ा सा आप ये भी देख लेना माल सूची किसे कहते हैं, और साधन आय क्या होती है, साधन आय क्या होती है। और इसके बाद में बात करें हम आगे, ये प्रश्न आप जरूर कीजिएगा, मध्यवर्ती वस्तु तथा अंतिम वस्तु में अंतर बताइए और आय के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक चैप्टर में लगभग जो है 100 से प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, और उन 100 में से आपको मैं केवल 15 या 20 क्वेश्चन ही 15 के लगभग बता रहा हूँ। एक आप ऐसे ये जो है मैथमेटिकली ये क्वेश्चन है, एक इस प्रकार का क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित, और एक प्रश्न तैयार कीजिएगा टिकाऊ तथा गैर टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती है, सार्वजनिक निवेश से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है। इसके बाद में अगर बात करें थोड़े आगे बड़े प्रश्नों की अगर थोड़ी बात करें हम,
तो ये आप अवधारणाएं हैं राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिगत आय, ये सब आपने अच्छे से तैयार कर लेनी। इनके फॉर्मूला वगैरह जो है वो आप अच्छे से तैयार करके जाना, ताकि इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप एक ही प्रश्न से आप सारे कर लोगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक प्रश्न इसमें से और है कि जो राष्ट्रीय आय की मापने की विधियां हैं, जैसे उत्पादन या मूल्यवर्धित विधि होगी, व्यय विधि होगी, आय विधि होगी, एक प्रश्न आप इसमें से ये करोगे। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट अगले चैप्टर की, मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग थर्ड चैप्टर के अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन से है। 60 नंबर प्रश्न है, मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। इसके बाद में बात करें उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है, विधानिक पत्र क्या है, और भारत में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आपका इससे संबंधित आएगा ही आएगा। भारत में मुद्रा पूर्ति के घटक जो हैं ये आप जैसे M1, M2, M3, M4 है, ये आपने अच्छे से तैयार करना ही करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, अगर छोटे प्रश्नों में बात करें तो छोटे प्रश्न में आपने तैयार करना है वस्तु विनिमय क्या है, भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण कब किया गया, SLR CRR क्या है, बैंक दर किसे कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा पूर्ति के वैकल्पिक मापों में सबसे तरलतम माप कौन सा है। ठीक है, ये प्रश्न है 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 17 नंबर, 20 नंबर। मांग जमा क्या है, अवधि जमा क्या है, कागजी मुद्रा क्या है, पत्र मुद्रा क्या है, निकट मुद्रा क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगर थोड़े बड़े प्रश्नों में, तो बड़े प्रश्नों में तैयार करना है अधिविकर्ष से आप क्या समझते हैं, और नगद कोषानुपात CRR क्या है, और एक प्रश्न आपने तैयार करना है मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। ये 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न और 19वां प्रश्न तैयार करना है आपने। और इसके बाद में बात करें आगे, ये प्रश्न आपने जरूर तैयार करना है, एक बचत खाते और चालू खाते में अंतर बताइए, बचत खाते और चालू खाते में अंतर बताइए, ये प्रश्न आप जरूर तैयार करें। और ATM सुविधा क्या है ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तरलता पाश क्या है, तरलता पाश क्या है, तरलता जाल क्या है, ये प्रश्न आप जरूर तैयार कीजिए। एक केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के 4 उपकरण, ये आप कर लीजिएगा, ये वही आ गया मुद्रा पूर्ति के 4 घटक। इसके बाद में बात करते हैं अपने आगे, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक में अंतर, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो ये इसके थे। अब बात करते हैं अपने इसके अंतिम चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5, जिसमें से देखते हैं कौन कौन से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सरकार, बजट एवं अर्थव्यवस्था अंतिम चैप्टर है। तो इसका जो 2nd नंबर क्वेश्चन है ना, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद, ये आप क्वेश्चन जरूर तैयार करना। और इसके अंदर देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन करना आप, जैसे 9वां प्रश्न है, 325 नंबर पेज है, ये बुक का 9वां प्रश्न है। और इसके बाद में देखिए इसमें अगर छोटे प्रश्नों की बात करें तो छोटे प्रश्नों में घाटे का वित्त प्रबंधन बताइए, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, और संतुलित बजट की परिभाषा दीजिए, प्रत्यक्ष कर के 2 उदाहरण दीजिए, राजस्व घाटे से क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न हो गए। और सकल प्राथमिक घाटा ज्ञात करने का सूत्र, और सरकारी व्यय गुणक ज्ञात करने का सूत्र, कर गुणक का सूत्र। आगे बात करें कुछ और प्रश्न हैं, घाटे का बजट किसे कहते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष क्या है, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। और इसके बाद में थोड़े बड़े प्रश्नों की बात करें, लघुतरात्मक प्रश्नों की, प्राथमिक घाटे का सूत्र लिखिए, और राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत बजट क्या है। इसके अलावा इसमें से अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो है हस्तांतरण भुगतान क्या है, हस्तांतरण भुगतान क्या है। और एक इनमें अंतर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है। और इसके बाद में ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कीजिएगा। इसका एक तो है ये, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग
200 प्लस 0.75 हो तो सरकारी व्यय में 150 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाए तो सरकारी व्यय गुणक ज्ञात कीजिए तथा आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 93 नंबर और 94 नंबर क्वेश्चन है, 339 नंबर पेज के ऊपर है। अब बात करते हैं आगे कोई इसमें, ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। उदाहरण है कर राजस्व और गैर कर राजस्व के दो उदाहरण, ये उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। और इसके अंतर्गत जो प्रश्न आपके बनता है, तो आपका प्रश्न है राजकोषीय नीति से आपका क्या आशय, 348 नंबर पेज पे 12वां प्रश्न है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके अर्थशास्त्र कक्षा 12 के, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपका जो पेपर है 101% इन क्वेश्चन में से ही आएंगे, कोई क्वेश्चन आउट होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।